नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सुपरहिट शो राजनीति। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज राजनीति के मैनिफेस्टो में क्या लेकर आए हैं। आज राजनीति की लीड स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि आखिर पुणे को किसने सुलगाया, किस साजिश की शुरुआत आखिर हुई कैसे है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे अजमेर में अवैध दरगाह और मजार पर हुए बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें, जिससे पृथ्वीराज के किले के पास का इलाका आजाद होगा। अगली खबर होगी बागपत से, जहां थूक वाली साजिश सामने आने के बाद योगी फोर्स ने आरोपी का पूरा इलाज कर दिया। राजनीति में इसके बाद बात करेंगे 2027 के यूपी चुनाव की, जिसका एजेंडा पीएम मोदी ने आज अपने वाराणसी दौरे के साथ ही सेट कर दिया है। राजनीति के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे बाढ़ और बारिश से हुई बर्बादी की तस्वीरें। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, तो यूपी और राजस्थान भी बारिश की मार से बेहाल हो गए। और राजनीति के लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे ऑपरेशन अखल की, जिसके तहत सुरक्षा बलों ने कुलगाम में आज 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन राजनीति में आज सबसे पहले उस साजिश को डिकोड करेंगे जिसकी वजह से पुणे के यवत गांव में हिंसा की आग सुलग उठी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त बवाल मच गया। सड़कें हिंसा की आग में जल उठी, गाड़ियां तोड़ी गईं, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और हालात बेकाबू होते होते बमुश्किल काबू में आए। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण तो है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। इस बीच जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची, उस जगह पर जहां यह हिंसा भड़की, और वहां जाकर हमने जाना कि आखिर इस बवाल के पीछे की असली वजह क्या थी। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, चश्मदीदों से मुलाकात की, और जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में पूरी साजिश को डिकोड कर दिया है। बाहर के लोग जो है, जो नांदेड़, बरमनी, लातूर, यहाँ पे जो लोग आप आए, इन लोगों ने यवत में रहने का नहीं। ये 50 साल में ये ऐसा बात कभी हुआ नहीं है। पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा किसने भड़काई? पुणे को किसने सुलगाया? पुणे की साजिश डिकोड। पुणे हिंसा की स्क्रिप्ट, जी न्यूज की पड़ताल। पुणे हिंसा की स्क्रिप्ट किसने लिखी? यवत गांव को किसने सुलगाया? और क्या माहौल बिगाड़ने की साजिश को पहले ही तैयार कर लिया गया था? सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुणे में धर्म युद्ध के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड पर उतरी, तो पता चला कि इलाके में तनाव तो पहले से ही था, लेकिन हिंसा की आग छत्रपति शिवाजी पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़की। आज तक कभी यवत का नाम इस तरह के दंगों में या सांप्रदायिक हिंसा में नहीं आया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा बाजार बंद है, इलाके में तनाव है, शांति बनी हुई है, कर्फ्यू यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो इस इलाके में आकर यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिंसा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें उपद्रवी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं, जिसे काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन अब यवत गांव में कर्फ्यू है, हर तरफ सन्नाटा पसरा है। दुकानों में ताले जड़े हैं, गलियां सुनसान हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। और तो और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। यवत में हिंसा फैलाने वालों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। हिंसा में शामिल उपद्रवियों को पुलिस शिकंजे में ले रही है। आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उस शख्स ने यह पोस्ट जानबूझकर डाली थी या किसी के बहकावे में आकर ऐसा किया। हमने पूरे रात भर मुहिम लगा के कुल 20-21 लोगों को हमने अब तक हिरासत में ले लिया है, और उसमें से जो 16-17 लोग हैं उनके खिलाफ हमारे पास फुटेज है, और वो वेरीफाई करके हम सब लोगों को उस गुने में इंक्वायरी के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, उनको ताबे में हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर पुणे सुलगा कैसे। पुणे के यवत गांव में सांप्रदायिक तनाव फूटा। युवक की आपत्तिजनक पोस्ट से भड़का माहौल। यवत गांव में पहले से चल रहा था तनाव। घटना ने आग में घी डाला। गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे, वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़। एक बाइक को आग लगाई, कई जगह हुई पत्थरबाजी।
भीड़ ने धर्मस्थल पर हमला किया, पुरानी बेकरी में भी लगाई आग। बेकरी में काम कर रहे थे मुस्लिम युवक, भीड़ ने तोड़फोड़ की। तनाव की शुरुआत 26 जुलाई को नीलकंठेश्वर मंदिर से हुई। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ के बाद मामला गरमाया। 31 जुलाई को बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने निकाला मोर्चा। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद 1 जुलाई को तनाव और बढ़ गया। ये वो मंदिर है जो आप देख रहे हैं, काल भैरव का मंदिर। इसके पीछे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे, दौंड तालुका बंद का यहाँ पे बोर्ड लगाया गया था। 31 जुलाई को विरोध था यहाँ पर। विरोध किस बात का था? आक्रोश इस बात का था, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक जो प्रतिमा थी उसको खंडित किया गया था। उस बात को लेकर एक आप कह सकते हैं जन आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया गया था। और इस बात को लेकर जब ये होता है तो एक युवक है वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी होती है और उसके बाद जो नजारा आता है पूरा इलाके में हिंसा हो जाती है। जी मीडिया की पड़ताल में यह भी सामने आया कि पुणे को सुलगाने की साजिश रची गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस हिंसा के पीछे बाहर से आए लोगों का हाथ है। कौन है लड़का? ये बाहर का कौन सैयद करके है। उसने तो पहले शिवाजी का विटंबना किया। अभी कल एक पोस्ट डाला, पोस्ट की वजह से सब ये माहौल खराब हो गया। बाहर के लोग जो है जो नांदेड़, बरमनी, लातूर, यहाँ पे जो लोग आप आए, इन लोगों ने यवत में रहने का नहीं। इन लोगों ने समझ करना मांगता है। इन लोगों ने मुस्लिम समाज में जो बाहर के आए उन्होंने सबको गाइडलाइन देना मांगता है कि आप इधर रहने का नहीं। फिलहाल पुणे में सब कंट्रोल में है, हर तरफ शांति है, लेकिन इस साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, पुलिस जांच में जुटी है। अंकुर त्यागी, पुणे, जी मीडिया। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां अजमेर में भजनलाल सरकार का बुलडोजर अवैध निर्माण पर गरजा। तारागढ़ इलाके में वन भूमि पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पहले मुनादी की गई तो कुछ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन सैकड़ों दुकानें अब भी अवैध रूप से चल रही थी। लेकिन वन विभाग की जमीन पर कब्जा जमाने वालों पर अब हथौड़ा चला है। अवैध मजार और दरगाह, पृथ्वीराज का आजाद होगा किला। अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, कब्जा गैंग पर जोरदार प्रहार। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान से जुड़े तारागढ़ किले के रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें तारागढ़ पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान की पूरी कहानी बता रही है। तारागढ़ किले के आसपास और उसके रास्ते में जहां जहां भी अवैध निर्माण हैं, वहां हथौड़ा चल रहा है। इस दौरान पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में देखिए, तारागढ़ किले की दीवार से सटे ही कब्जा गैंग ने अवैध निर्माण कर दुकानें बना ली थी, लेकिन अब अवैध अतिक्रमण पर हथौड़ा चल रहा है। हथौड़े के प्रहार से सालों पहले किए गए अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है। इस अरवद पर्वतमाला की जो प्राचीन इतिहास है वो जुड़ा हुआ है आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ में, क्योंकि ऊपर ही पृथ्वीराज चौहान का किला भी है और हजरत मीरा साहब की दरगाह भी है। यानी कि सांस्कृतिक धरोहर की एक अनूठी मिसाल जो है वो इस अरावली पर्वतमाला, जिसे तारागढ़ पहाड़ी भी कहा जा रहा है और नाग पहाड़ भी कहा जाता है, उसमें अपना इतिहास समेटे हुए है। जो अवैध अतिक्रमणकारी थे वो इसमें अपने अपने भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उन तमाम भूमिकाओं को अंदाज कर प्रशासन ने आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और वापस से प्रयास यही किया गया है कि इस अरावली पर्वतमाला, जिसका अपना एक भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक शौर्य का महत्व है, वो बरकरार रह सके और आने वाली पीढ़ी इससे कई तरह की नई चीजें सीख सके। दरअसल अजमेर में ये कार्रवाई तारागढ़ पहाड़ी की उस पैदल पट्टी पर हुई जहां से हर साल लाखों श्रद्धालु मीठा नीम दरगाह और बड़ा पीर दरगाह तक जाते हैं। इसी रास्ते में वन भूमि पर धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ता गया, अवैध दुकानों की कतार लगती गई और आखिरकार पूरा इलाका एक अवैध बाजार में तब्दील हो गया। और ये बहुत प्रशंसनीय कार्य किया गया है सरकार के द्वारा, और आगे भी इस तरह से प्रोग्राम करके और जो वन भूमि की और एडीए की और जिसको अतिक्रमण जिन लोगों ने किया है उसको हटाया जाना आवश्यक है। ये जो कार्य है ये दमनकारी नीति रही है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस रोड को शीघ्र खोला जाए ताकि जो जायरीन हैं वो भी यहाँ पर आ सके, जो बीमार लोग हैं वो भी यहाँ पर आ सके।
इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 268 अवैध दुकानों की लिस्ट तैयार की गई और एक एक कर उन्हें गिराने की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया वन भूमि मुक्त अभियान। ये सभी दुकानें अवैध थीं और वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। लिहाजा जब अजमेर में सबसे बड़ा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया तो कार्रवाई में ना कोई ढील दी गई और ना ही सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही बरती गई। इस पूरी कार्रवाई के लिए टोंक, भीलवाड़ा, नागौर और अजमेर से करीब 250 वनकर्मियों की स्पेशल टीम बुलाई गई थी। साथ ही 900 पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और ठेके पर लाए गए मजदूर भी शामिल थे। यानी एक साथ करीब 1200 लोगों की टीम इस ऑपरेशन में लगी थी। ये दुकानें हैं जो तारागढ़ में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके बनी हुई हैं, जो लगभग 200 के आसपास हैं। छोटी छोटी कैबिन नुमा दुकानें हैं। जाब्ता जो है वो मैं ये कहना चाहूंगी, हमने भारी मात्रा में हर प्रकार की कंटिजेंसी को ध्यान में रखते हुए भारी मात्रा में हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर और पर्याप्त जाब्ता तैनात किया गया। तारागढ़ में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए ये संदेश भी है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के लिए अब राजस्थान में कोई जगह नहीं है। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले कानूनी नोटिस दी, दुकानों को हटाने का मौका भी दिया, लेकिन जब अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया तो बुलडोजर चला दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात लतीफ खान के कब्जे से मुक्त हुए शिवलिंग। मध्य प्रदेश के उदयपुर में जमीन की खुदाई के दौरान वहां से एक प्राचीन शिवलिंग निकला, जिसे पुरातत्व विभाग की टीम ने अपने संरक्षण में ले लिया। यह प्राचीन शिवलिंग 11वीं शताब्दी का बताया गया। इस बीच हिंदू संगठनों ने जिस जमीन से शिवलिंग निकला वहीं मंदिर बनाने की मांग भी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। ये संभवतः जो 11वीं और 12वीं शताब्दी का ही शिवलिंग है। सावन में जमीन से निकला शिवलिंग। लतीफ के कब्जे से शिवलिंग आजाद। मध्य प्रदेश के उदयपुर में जमीन की खुदाई के दौरान वहां से एक प्राचीन शिवलिंग निकला, जिसे पुरातत्व विभाग की टीम ने अपने संरक्षण में ले लिया। जिस सरकारी जमीन से यह शिवलिंग निकला उस पर लतीफ खान नाम के एक शख्स ने कब्जा कर रखा था और जब उस जगह पर मकान के निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ तो ये प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुई। सावन के मौके पर हुए चमत्कार से भोले के भक्तों का जोश हाई हो गया और इसकी सूचना पर पुरातत्व विभाग की टीम मौके तक पहुंची, जिनकी मौजूदगी में शिवलिंग को सावधानी से निकाला गया, जिसके बाद शिवलिंग के 11वीं शताब्दी के होने की बात सामने आई है। 3 शिवलिंग है, मतलब 3 रूप है, स्वरूप है। जो ऊपर का है ये शिवलिंग है, मध्य जो है ये विष्णु का है और जो नीचे चतुष्कोण में जो दिया हुआ है ये ब्रह्मा का है। ये संभवतः जो 11वीं और 12वीं शताब्दी का ही शिवलिंग है। इस बीच हिंदू संगठनों ने लतीफ के कब्जे से जमीन को मुक्त कराकर जहां शिवलिंग निकला वहीं मंदिर बनाने की मांग की। 16वीं 17वीं शताब्दी की प्रतिमा है। अब तो यह सिद्ध है। शासन से मैं निवेदन करता हूँ इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर निर्माण किया जाए। इससे पहले 28 जुलाई को सावन के तीसरे सोमवार के दिन यूपी के चंदौली में भी सकलैन नाम के शख्स की जमीन से खुदाई के दौरान शिवलिंग निकला, जिसे देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। उस प्राचीन शिवलिंग को निकालकर साफ किया गया और फिर मंदिर में स्थापित कर उसकी पूजा शुरू कर दी गई। सावन में जिस तरह से एक के बाद एक शहर शहर शिवलिंग जमीन से निकल रहे हैं, भक्त उसे महादेव का चमत्कार मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात करते हैं थूक साजिश की, जिसकी तस्वीर इस बार सामने आई है उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां एक मुस्लिम ढाबे में अनस नाम का शख्स थूक कर रोटी बनाता नजर आया। और इस कट्टरपंथी साजिश का जब वीडियो वायरल हुआ तो योगी फोर्स ने आरोपी का इलाज करते हुए उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बागपत में अनस ने थूक कर रोटी बनाई। सलाखों के पीछे भाईजान, योगी फोर्स ने किया इलाज। सलाखों के पीछे खड़े इस शख्स का नाम अनस और भूरा है, जिसका योगी फोर्स ने पूरा इलाज कर दिया है।
तस्वीरों में दिख रहा ये अनस वही शख्स है जिसका वीडियो एक दिन पहले सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गया था। इस वीडियो में अनस एक ढाबे में थूक कर रोटी बनाता नजर आ रहा था। ये पूरा मामला बागपत के खेकड़ा इलाके का है, जहां आबिद चिकन होटल में थूक साजिश सामने आई। वहां अनस उर्फ भूरा थूक कर रोटी बनाता दिखा, जिसकी जानकारी होने पर हिंदू संगठनों ने भारी विरोध किया, जिसके बाद आरोपी अनस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थूक कर रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके संबंध में सोशल मीडिया सेल बागपत व थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है व अभियुक्त की पहचान अनस पुत्र आबिद निवासी नालापार कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत के रूप में हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अनस तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन होटल चला रहा आबिद कहां है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। जी मीडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो आरोपी होटल में ताला लगाकर फरार हो चुका था। में भी थूक जिहाद का मामला एक बार फिर से सामने आया है। मैं खेकड़ा शहर में हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक मुस्लिम ढाबा है। यहाँ पर ये भाई आबिद चिकन शॉप के नाम से यहाँ पर ये ढाबा है। यहाँ पर थूक की रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कि एक जो कर्मचारी है, कारीगर है, वो थूक कर रोटी बनाता हुआ उसमें दिख रहा है। थूक साजिश से गुस्साए इलाके के लोगों ने योगी फोर्स से इस कट्टरपंथी सोच का पूरा इलाज करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की। यहाँ पर थूक की रोटी बनाई जाती है। हाँ, कल वीडियो वायरल हो रही है, यहाँ पे आबिद के यहाँ थूक की रोटी खवाई जा रही है। हमारा जो है सर बदनाम करा जा रहा, ये हिंदू धर्म वाली बात चल रही है। और क्या चल रहा था? हाँ जी, थूक की रोटी, ये विधर्मियों ने आज तक थूक जिहाद फैला रखा है, जिसका हिंदू संगठन बहुत खिलाफ है। इसके हिंदू संगठनों के भारी विरोध और योगी फोर्स के सख्त एक्शन के बाद भी शहर शहर थूक साजिश की घटनाओं पर लगाम लगती नहीं दिख रही है, जिसकी तस्वीर इस बार बागपत से सामने आई, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस कट्टरपंथी सोच का इलाज क्या है। बागपत से जी मीडिया के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर उदयपुर की तरह एक वारदात को अंजाम दिया गया है। हिंदू लड़की का सिर तन से जुदा किया गया। एक मुस्लिम शख्स ने लड़की का कत्ल किया है और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि लड़की साथ रहने से इनकार कर रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वारदात के बाद परिजन भड़क गए हैं और आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। ये वो लड़की है जिसका कत्ल किया गया। लड़की साथ रहने से इनकार कर रही थी, इसी बात पर उसका कत्ल किया गया। अब वारदात पर परिजन भड़क गए हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आई है। हिंदू लड़की का कत्ल किया गया, मुस्लिम लड़के ने बताया जा रहा है कि उसको मारा है, सिर तन से जुदा किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक घटना में अभी उदयपुर की जो कन्हैयालाल टेलर की घटना थी, उसमें कोई सजा का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया, और मध्य प्रदेश में ये बड़ी वारदात क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये देश के दिल मध्य प्रदेश में ये दिल देने वाली घटना सामने आई है। रईस खान ने हिंदू युवती जो लड़की है उसका सिर तन से जुदा कर दिया और उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। दरअसल दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, रहने को लेकर विवाद चल रहा था। हिंदू युवती लड़की साफ कह रही थी कि वो रईस खान के साथ नहीं रहना चाहती, पर रईस को ये बात नागवारा गुजरी और उसने एक धारदार हथियार से उसका जो गर्दन निर्ममता से काट दी और वो तड़प कर मौत के घाट उतार दिया उसको। लेकिन परिजन भड़के हुए, हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं और जो मृतका की बड़ी बहन है उसने फांसी की सजा की मांग की है। उदयपुर के बाद एक और बड़ी घटना सामने आई है। क्या रईस के मंसूबे, आप समझिए राम, कि रईस खान के साथ यदि कोई अपनी मर्जी से युवती या लड़की नहीं रहना चाहती तो क्या गला काट देंगे? बिल्कुल गला काट दिया है। ये देश के दिल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के नेपा नगर के एक गांव की घटना है। सरेआम उसके घर में घुसता है, उसका गला काट देता है और खून किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो आपको विचलित कर देंगी। ये हिंदू युवती है, इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो रईस के साथ नहीं रहना चाहती। क्या रईस जबरदस्ती रखेगा? रखना चाहता था, और जब वो हिंदू युवती नहीं रही तो उसका सिर तन से जुदा कर दिया। अब तक हमने नारे सुने, लेकिन ये देश हिंदुस्तान में दूसरी बार ऐसी घटना आई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हिंदू युवती का गला दिन दहाड़े काटा है रईस खान को, उसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने और पूछताछ
की जा रही है। लेकिन हिंदूवादी संगठन और परिजन मृतका के भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि जी इसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। देखिए ऑलरेडी एक घटना सामने आई है उदयपुर में, उस मामले में अब तक सजा का ऐलान नहीं हो पाया है और जो हत्यारे हैं। ठीक है प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ फांसी से इतनी बुरी मौत दिया जाए। जैसे मेरी बहन को उसने घर में घुस के गला काटा है, मेरी बहन को इतना टॉर्चर करता था कि मैं बता नहीं सकती थी। कल रात में 11 बजे के आसपास हुई है, क्योंकि कौन है ये जो परेशान कर रहा है? रईस था, मुसलमान है उसका नाम, और उसने कल शुक्रवार के दिन भी कंप्लेंट हुई इनका हुआ है थाने के अंदर भी, और मैंने थाने वाले को यही बोले कि मैं जिंदी थी, मेरे को बुला लेते, मैं उसकी बहन हूँ, माँ हूँ, कि मेरे को अगर मेरी बहन का गला काट, मेरे सामने वाला मुसलमान, तू मुसलमान है, हिंदू की बेटी कैसा तू घर में जाके गला, और तेरी औकात की तो हिंदू की बेटी को घर में घुस के तू गला काट रहा, क्यों काट रहा? प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से 2027 के सियासी रण का शुभारंभ कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तेवर से साफ कर दिया कि विपक्ष चाहे जितने भी आरोप लगा ले, उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव राष्ट्रवाद की पिच पर ही लड़ा जाएगा, जिसकी ओपनिंग आज मोदी और योगी ने मिलकर की है। पहले पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और फिर पहलगाम अटैक के गुनहगारों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव की सफलता के बाद पीएम मोदी भगवान शिव की नगरी वाराणसी पहुंचे और भोले शंकर का आशीर्वाद लिया। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। यूं तो पीएम मोदी 51वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे, मगर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुए हंगामे के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला काशी दौरा था, जो 2027 के सियासी पिच पर ओपनिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। सावन के पावन महीने में वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने करीब 2200 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी की और इस बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था। भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। काशी में पीएम मोदी के भाषण के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का बार बार जिक्र हुआ, चाहे भारतीय सेना और स्वदेशी हथियारों की तारीफ हो या फिर सीज फायर को लेकर विपक्ष के सवालों की फहरिस्त। पीएम मोदी ने हर मुद्दे के केंद्र में ऑपरेशन सिंदूर को ही जवाब देने के तौर पर रखा। जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। जब ये आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति की बात सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। एक बार फिर स्वागत है आपका। हिमाचल प्रदेश के ऊपर इस वक्त संकट के ऐसे बादल मंडरा रहे हैं जिससे राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्योंकि मॉनसून में हिमाचल के अलग अलग जिलों से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दिल दहलाने के साथ ही हिमाचल के फ्यूचर पर सवाल उठा रही हैं। पानी पिछों आंदा। क्या नक्शे से मिट जाएगा हिमाचल?
पहाड़ों पर तबाही चिंता बढ़ाने वाली। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है, जिससे कई इलाकों में लोगों का जीना दूभर हो गया है। घरों पर पहाड़ जान पर खतरा बनकर दरक रहे हैं, तो बाहर लैंडस्लाइड और उफनती नदी नालों के बीच जान जोखिम में है। ऐसे खतरनाक हालातों को देखते हुए कई जिलों में मानसूनी मुसीबत को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि 20 जून से अब तक 173 मौत, हिमाचल में 338 सड़कें बंद, 747 ट्रांसफार्मर प्रभावित, 249 पेयजल योजनाएं बाधित। लाहौल में 3 जगह बादल फटने से तबाही मची, कई जगह हादसे हुए तो कई सड़कें बंद हो गई। मलबा किसानों के खेतों में घुस गए, लोगों ने भागकर जान बचाई। मंडी में पहाड़ लोगों की जान लेने पर तुले, लोग भागकर दिन रात जागकर अपनी जान बचा रहे हैं। ऊना में तो बादलों ने जो मनमानी की है उससे पूरा शहर जलमग्न हो गया, सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। 2011 के बाद ऊना में इतनी बारिश हुई कि लोगों के पालतू जानवर और गाड़ियां पानी में डूब गए। कुल्लू में बारिश की वजह से नदी नाली उफान पर हैं, जो अपने साथ रास्ते में आने वाली गाड़ियां, घर, डंपर और मशीनें भी बहा ले जा रही हैं। घाटी में जो है काफी अधिक मात्रा में लैंडस्लाइड जो है और सड़कें जो है वहाँ पर बाधित चल रही है। मलाना के पास डैम साइट में नुकसान हुआ है और वहाँ पर कुछ गाड़ियां जो है वो कंपनी की बह गई है और बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। NH3 की बात कीजिए तो NH3 जो है पंडोह के पास लगातार बंद हो रहा है, जिसे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बाधित हो रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और बेवजह घरों से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। कुल्लू के मलाना की ये तस्वीरें देखिए, जहाँ कापर डैम टूटने से अफरा तफरी मच गई। पानी के तेज बहाव में हाइड्रा मशीन भी बह गई। भारी बारिश के कारण मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव के लिए एकमात्र पैदल पुल मलाना खड्ड में बह गया, जिससे गांव वालों की आवाजाही बंद हो गई। कुल्लू में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से नाले उफान पर हैं, इससे पानी सड़क पर आ गया और जगह जगह तालाब बन गए। मंडी में विशालकाय चट्टान ढहने से थलौट में 2 घर ध्वस्त हो गए। पंडोह डैम के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया। फिलहाल रास्ता खोलने का काम जारी है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कल और परसों यानी 3 और 4 अगस्त को भी हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में भी हिमाचल पर कुदरत का कहर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हिमाचल में किस कदर तबाही मची हुई है उसकी भयावह और दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपने अभी अभी देखी। लेकिन हिमाचल में ऐसे हालात हैं क्यों? क्या कुदरत के कहर से अब हिमाचल का बचना मुश्किल हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हिमाचल प्रदेश को लेकर ऐसी ही टिप्पणी की और कहा कि अगर हालात सुधरते नहीं हैं तो हिमाचल प्रदेश नक्शे से गायब हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कंपनी की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जो शिमला में होटल बनाना चाहता है। जबकि 3 महीने पहले राज्य सरकार ने शिमला के साथ ही 17 इलाके को ग्रीन एरिया घोषित कर दिया, क्योंकि ग्रीन एरिया में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक है। नोटिफिकेशन के खिलाफ कंपनी ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसको कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अवैज्ञानिक ढंग से 4 लेन का निर्माण, पावर प्रोजेक्ट, पेड़ कटान और पहाड़ों पर सड़कें और दूसरे प्रोजेक्ट बनाने के लिए ब्लास्टिंग विनाश का मुख्य कारण है। इसी तरह बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अगर काम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। भगवान करें कि ऐसा ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह में इस मामले पर डिटेल जवाब देने के लिए कहा है। इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय वन मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। इस मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो बात कही है वो राज्य के अस्तित्व पर सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि अगर सरकार ने पाबंदियां नहीं लगाई तो फिर हिमाचल में पहाड़ के नाम पर सिर्फ मलबा ही देखने को मिलेगा। नदी में बदल गया है और यहाँ से फिर आपका रोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखिए ऊपर चला गया।
और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ राहत के लिए 11 टीमों का गठन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 टीमों का गठन किया है। 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में 11 प्रभारी मंत्री तैनात किए गए हैं। नुकसान पर 24 घंटे में सहायता राशि मिले। योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट किया कि 24 घंटे में सहायता राशि मिले, मदद मिले। पशु चिकित्सा की व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाए। नंद गोपाल गुप्ता को प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बारिश का कहर देश के कई राज्यों में बरस रहा है, जिससे नदियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गईं, जिससे उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में सैलाबी सितम की भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही। देखिए ये रिपोर्ट। सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, मैदानी राज्यों में भी मॉनसूनी मुसीबत सिर चढ़कर बोल रही है। भारी बारिश से यूपी, एमपी और राजस्थान के कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जबकि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश से राजस्थान में जिंदगी पानी पानी हो गई है। शहर शहर सड़कों पर सैलाब आ गया है। धौलपुर में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कई मकान पानी में डूब गए। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बीच लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। इसी बीच हादसे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। बारिश के बाद उफनती नदी में एक ट्रक बह गया। ट्रक में 4 लोग सवार थे, लेकिन 2 बहती नदी में ट्रक के साथ समा गए। जबकि चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से राहत बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा। सेना के जवान लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य एवं मेडिकल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। ये उमला सागर बांध का पानी है जो लगातार ओवरफ्लो होकर निकल रहा है। बात करें NH11 भी जो फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से काटा गया, जो करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर को जोड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले रास्ते पर यूपी, एमपी के कई वाहन यहाँ से गुजरते हैं जो राजस्थान को जोड़ते हैं। तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना इस बारिश के मौसम में करना पड़ रहा है। राजस्थान में बाढ़ बारिश से राहत के लिए सेना उतारनी पड़ी, तो वहीं यूपी के भी कई जिलों जैसे प्रयागराज, वाराणसी, झांसी और कौशाम्बी में हालात खराब हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरनाक के निशान को पार कर गया है। हजारों घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। लगभग 200 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक परिवार है जो नाव पर अपना गुजर बसर कर रहा है। इसकी वजह है ये जो इनका ये मकान है, उसकी पूरी जो पहली मंजिल है आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, डूबी हुई है, बाढ़ की जद में है। और ऐसे में इनके पास रहने के लिए कहें तो कोई ठिकाना नहीं है। इस लिहाज से इन्होंने पूरे घर को अपने कहें तो इस नाव को एक तरीके से ठिकाना बना लिया है। यहीं पर रह रहे हैं। इनके कपड़े, इनके तमाम जो ज़रूरी सामान हैं वो आपको यहीं पर नज़र आएंगे। प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। गंगा पार और यमुना पार के दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। NDRF, SDRF और QRT की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच गई हैं। बचाव कार्य के लिए कई टीमें 24 घंटे तैनात हैं। जैसा कि आज अगर सुबह 3 बजे से हमारी टीम लगी है, SDM सदर और ADM मैडम की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला था कि छोटा बगाड़ा में काफ़ी लोग जो है प्रभावित है, जो अपने मकानों से सुरक्षित शेल्टर जो बनाया गया है, शेल्टर होम, वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो 3 बजे से NDRF टीम लगी है, वहाँ पर सभी लोगों को निकाल लिया गया है। उसके बाद सूचना मिली है जो गंगानगर राजापुर का इलाका है, बेली गांव, वहाँ पर अभी लगभग 60 से 70 लोग हैं जिनको अभी सुरक्षित शेल्टर की तरफ जाना है। तो टीम हमारी वहाँ के लिए निकल। यूपी और राजस्थान में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, तो MP में पिछले 2 दिनों से सिर्फ हल्की बारिश हो रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर ला सकते हैं। 24 घंटे बाद सिस्टम का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में देखने को मिल सकता है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है।
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिलेगी, साथ ही नदी किनारे इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बाढ़ बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से नर्मदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों में कैसे हालात इस वक्त होंगे। ये तस्वीरें जरा देखिए और इस डैम के लगभग सभी गेट खोलने पड़े हैं। ये तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से गेट खोले गए हैं और इसके बाद रौद्र रूप में नर्मदा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। और नर्मदा के किनारे के जितने भी इलाके हैं वहां पर लोगों की मुश्किलें जो है स्वाभाविक रूप से बढ़ी हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किलें इस वक्त बढ़ी होंगी। आसपास जो भी होटल बने हैं, जो भी मकान बने हैं, वो जलमग्न नजर आ रहे हैं। और बाढ़ बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से नर्मदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों में कैसे हालात इस वक्त होंगे। ये तस्वीरें जरा देखिए और इस डैम के लगभग सभी गेट खोलने पड़े हैं। ये तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से गेट खोले गए हैं और इसके बाद रौद्र रूप में नर्मदा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। और नर्मदा के किनारे के जितने भी इलाके हैं वहां पर लोगों की मुश्किलें जो है स्वाभाविक रूप से बढ़ी हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किलें इस वक्त बढ़ी होंगी। आसपास जो भी होटल बने हैं, जो भी मकान बने हैं, वो जलमग्न नजर आ रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि शहर के शहर टापू में तब्दील हो चुके हैं। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश भी त्राही त्राही कर रहे हैं। कई देशों से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर यकीन करना ही मुश्किल हो जाएगा। जल प्रहार से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। ताइवान से लेकर सऊदी अरब तक, स्पेन से लेकर अमेरिका तक आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई है। दुनिया के बड़े बड़े शहर कुदरत के क्रोध के आगे बेबस हो गए हैं। सबसे पहले बात ताइवान की, जहां आसमान से बारिश नहीं बल्कि कयामत बरस रही है। नदी में उफान ऐसा है कि सब कुछ बर्बाद करने को तैयार है। सैलाब के बीच फंसी इन गाड़ियों को देखिए। अगर अंडरपास थोड़ा और ऊंचा होता तो शायद ये कारें यहाँ नहीं होती, बहकर कहीं और जा चुकी होती। कुदरत ने किसी को संभलने का वक्त ही नहीं दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। सऊदी अरब में तो भारी बारिश ने रेगिस्तान को समंदर बना दिया है। अबहा शहर में मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लहरों ने पूरी सड़क को ढक दिया है और तेज बहाव ने वाहनों को बहा ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई जगह तो सड़कें झील बन चुकी हैं। मेक्सिको के तललपन शहर में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई, पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। जगह जगह गाड़ियां पानी में तैरती दिखाई दी और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। अमेरिका के कई शहरों में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन समेत कई जगहों पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। दुनिया के सबसे शानदार शहरों में एक न्यूयॉर्क से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। न्यूयॉर्क के सबवे में इतना पानी भर गया कि रेलवे स्टेशन जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई। ऐसे हालात अमेरिका में शायद ही कभी बने हों। स्पेन में भी कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां अल्बा सिटी प्रांत में जबरदस्त ओलावृष्टि भी देखी गई। अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया। सड़कों पर ओले का सैलाब बहता नजर आया। वेगालेरा इलाके में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, जिन्हें देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां के कुलगाम इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मौके पर पहुंचकर डीजीपी ने मुआयना किया है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पहले भी 2 आतंकी ढेर किए गए थे, अब एक और आतंकी को ढेर किए जाने की खबर मिल रही है। डीजीपी ने
घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया है। फिलहाल पूरे इलाके में अभी सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है। तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। ऑपरेशन अखल में 2 आतंकी ढेर किए गए और अब तीसरे को भी मार दिया गया है। मारे गए आतंकी स्थानीय हैं जो सीमा पार के गुटों की मदद कर रहे थे। पहलगाम अटैक के बाद अब तक 12 से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन अखल से घाटी में देश के दुश्मनों का सर्वनाश। ऑपरेशन ऑन, कुलगाम में 2 आतंकी गॉन। एक एक कर घाटी से आतंकियों का चैप्टर क्लोज होता जा रहा है। पहले ऑपरेशन महादेव, फिर ऑपरेशन शिव शक्ति और अब ऑपरेशन अखल। पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने 100 दिनों में चुन चुन कर 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। घाटी में छिपे एक एक आतंकियों को खोज खोज कर सुरक्षा बल जहन्नुम भेज रहे हैं। कुलगाम में ऑपरेशन अखल के तहत आज फिर 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, जबकि तीसरे आतंकी की तलाश की जा रही है। ऑपरेशन अकाल में जो इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन है उसके जवान इस वक्त स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए पूरे जंगल में ये लोग जा रहे हैं और कैसे बिल्कुल जो है हथियारों से लेस यहाँ से इस पूरे जंगल को घेर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं इस ऑपरेशन में अभी तक 2 सफलताएं मिली है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एक के और छुपे होने की खबर है जिसके खिलाफ अभियान जारी है। दरअसल ये ऑपरेशन दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल जंगल वाले इलाके में चल रहा है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। ऑपरेशन अखल में मारा गया एक आतंकवादी जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है। आतंकी हारिस नजीर पुलवामा के राजपुरा में रहता था। साल 2023 से ही घाटी में सक्रिय था और पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। आतंकी के पास से एक AK-47 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। अखल इलाके में अभी भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। हर तरफ पीर पंचाल की ओर इसमें सेना के पारा कमांडोज, राष्ट्रीय राइफल के जवान, साथ ही साथ SOG के जवान और CRPF के जवान जो है इन घने जंगलों को पैदल चढ़ाई करके जो है आतंकियों को ढेर करने की पूरी जो है कोशिश में है। और मैं आपको बता दूं अब तक सफलता भी मिली है और 2 आतंकियों को जो है ढेर कर लिया गया है। एक आतंकी और छुपा हो सकता है और जिसके खिलाफ अभियान जारी है। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने कुलगाम में 17 जुलाई की शाम को ऑपरेशन अखल शुरू किया था, लेकिन सफलता आज मिली है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय आतंकी ही हैं जो सीमा पार से आए आतंकी संगठनों की मदद करते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल अब ऐसे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी के एटम बम की। दरअसल बिहार में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप वाला एटम बम फोड़ा तो सियासत में नया भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने वोट की चोरी की, ईसी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। ईसी के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है।
वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज़ किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा है। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी के बहाने इलेक्शन कमीशन पर ऐसा हमला बोला कि मुद्दा गर्म हो गया और बीजेपी के साथ साथ सहयोगी पार्टियां भी आक्रामक हो गई। राहुल से सीधा पूछा गया कि अगर एटम बम है तो बचाकर क्यों रखा है। उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है, सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए, बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदू। राहुल गांधी जी भी बेचारे वो टुकड़ा लेके घूम रहे होंगे जो कि दिखा देंगे, दिखा दे, जो सामान है तो उसको दिखाओ। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।